सबसे पहले मेरे भाई मित्रता पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। टॉपिक, अच्छा आप सभी को पता है जीवन परिचय कितने नंबर में आता है आपके 10th में? कितने नंबर का जीवन परिचय आता है? कितने नंबर का आता है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताओ। 5 नंबर का। बिल्कुल याद रखना, आपका जो जीवन परिचय होता है ना वो 5 नंबर का एक आता है। 7 चैप्टर हैं। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम बताएंगे। इसके बाद आपका व्याख्या 6 नंबर की आती है, जिसमें 2 नंबर का आपका साथी आता है, संदर्भ आता है, 2 नंबर में आपकी व्याख्या रहती है और 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, और सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं। सबसे पहले इन महोदय को पहचानते हो, ये कौन है? आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और याद रखना ऐप में हम कैसे पढ़ेंगे, हम पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद आपके व्याख्या हम देखेंगे, और उसके बाद आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको घर से करके लाना है। दूसरा, ऐप पे ही 5 क्वेश्चन आपके लिए अलग से बनाए गए हैं, जिसको आप क्लास खत्म होने के बाद क्विज से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है मेरे भाई, चलो। और आपको कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ क्लास में बने रहना है, और देखते देखते सारी चीजें याद हो जाती हैं। बाद में एग्जाम पास आता है तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अरे सर बता दीजिए सर कौन इंपॉर्टेंट आपका जीवन परिचय है। भाई इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, हम सब पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जीवन परिचय में क्या क्या चीजें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले कि जैसे आप मान लो यहां पे हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में देख रहे हैं, तो इनका जन्म कब हुआ। देखो जितने भी आपके हैं लेखक, उनके जीवन परिचय में आपको क्या क्या याद होना चाहिए। जन्म कब हुआ, दूसरा भैया अब जन्म हुआ है तो कोई ना कोई माता या पिता होंगी, अगर माता का नाम है तो माता का, पिता का है पिता। उसके बाद अगर जन्म हुआ है तो कहां पर हुआ है, उसके बाद बीच में अगर किसी से इनकी मुलाकात हो, कोई इनका गुरु रहा हो तो उनका नाम, और अगर कुछ इन्होंने अच्छा कार्य किया हो, कोई महत्वपूर्ण रचना हो उसके बारे में, और अंत में इनका निधन कब हुआ था। तो जैसे सबसे पहले ये 3 प्रश्न आप खुद से करिएगा, इसको पढ़ के तो आपको चीजें अपने आप याद होती रहेंगी। पहला क्या है कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। क्या मेरे भाई, कब हुआ था? 1884 में। और मेरे साथ दोहराते रहना, ठीक है मेरे साथी, मेरे साथ अपने गुलशन भैया के साथ दोहराते रहना। क्या? पहला सवाल कि रामचंद्र, देखो ये बेस्ट वे है जीवन परिचय याद करने का। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म था कब हुआ? 1884 में हुआ। दूसरा प्रश्न आता है कहां हुआ, कहां हुआ? तो मेरे भाई बस्ती में हुआ। तीसरा प्रश्न आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का क्या नाम था। क्या मेरे भाई, पिता का क्या नाम था? पिताजी के इनके क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल था। क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, 4 लाइन याद हो गई। और याद रखना जीवन परिचय में 4-5 लाइन ही लिखी नहीं होती है। बोलोगे गुरु तो इतना ढेर क्यों लिख के आए हो? ये इसलिए कि आपको हम इतना पढ़ाएं, आपको पेपर तक इतना तो याद हो जाएगा ना। ठीक है, मेरे साथ फिर से दोहराओ। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में होता है। कहां होता है? बस्ती जिले के अगोना में होता है। पिता की नाम की बात करें तो चंद्रबली शुक्ल था। और याद रखना जो आपके रामचंद्र शुक्ल थे, इनकी इंटरमीडिएट यानी 12th 12वीं की पढ़ाई के बाद क्या इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो जाती है। बाधा यानी परेशानियां। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कल भी कमेंट कर रहे थे सर कि बैच थोड़ा सा महंगा लग रहा है सर, चीजें हैं नहीं ले पा रहे। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा यार, ये 1 टाइम पेमेंट है, जिसका लाभ आप साल भर उठाएंगे। और जो आपको मतलब पूरा साल खत्म होते होते जब आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम में पेपर में बैठोगे ना, तो आपको एक एक क्लास में बताई हुई चीजें दिखेंगी वहां पे, फिर आपको लगेगा यार कि वर्थ इट था। ठीक है, अगला मेरे भाई याद रखना, गणित में कमजोर बहुत सारे बच्चे आप लोग में भी होंगे जो गणित में बहुत कमजोर होंगे, लेकिन निराला सर इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं तो लगता होगा यार कमजोर नहीं, गणित तो और अच्छी है हमारी। ठीक है मेरे भाई। तो और दूसरा मेरे भाई, रामचंद्र शुक्ल देखो शुरुआत से बहुत स्वाभिमानी थे, बहुत स्वाभिमानी थे, और हर व्यक्ति को होना चाहिए, आप में भी स्वाभिमान जरूर होना चाहिए।
देखो दो चीज इंसान को आगे बढ़ाती हैं, एक उसका स्वाभिमान, दूसरा उसके माता पिता और परिवार के प्रति उसका आदर और सम्मान। ठीक है मेरे भाई। देखो इन्होंने क्या किया मेरे भाई, आगे नहीं पढ़ सके और उसके बाद सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर कुछ समय के लिए ये कहां चले आए, मिर्जापुर में चले आते हैं। दो रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात हो रही है। 1884 में जन्म होता है, बस्ती जिले के अगोना में। आपका चंद्रबली शुक्ल इनके पिताजी का नाम होता है। शिक्षा में बाधा आती है, गणित में कमजोर होते हैं तो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी ये सरकारी नौकरी करते हैं। लेकिन भैया वहां सम्मान, आत्मसम्मान को चीजें थी तो वहां पे इसको स्वाभिमान के कारण उसको छोड़ देते हैं और कुछ समय के लिए मिर्जापुर के मेरे भाई मिशन स्कूल में, ये देखो चित्रकला के अध्यापक भी थे। किसके अध्यापक थे? चित्रकला के अध्यापक। कहां पर? मिशन स्कूल में, मिर्जापुर के। उसके बाद मेरे भाई यहीं पर केदारनाथ पाठक एवं प्रेम घन के संपर्क में आए। अब क्या सर इतना सब याद होना चाहिए? नहीं मेरे भाई, अगर इसमें से 4-5 लाइन भी आपको याद होती है तो उतना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, और रटना नहीं है अंकुश जी, यसी जी, रटना नहीं आप लोगों को। सिर्फ ये क्लास देखो, हिंदी सिर्फ सुनना जाता है। आप मेरी बातें सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं वो देखिए, फिर आप देखिए यार, क्योंकि भाई इस क्लास के बाद इसका पीडीएफ भी आपको पता है मिलेगा। जो ऐप वाले बच्चे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, एक बार अगर आप रफली ऊपर नीचे भी कर लोगे ना, सब यहां पे याद हो जाएगा। अगला मेरे भाई याद रखिएगा, इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया और सबसे इंपॉर्टेंट आनंद कादंबनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। कौन सी? रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं थी आनंद कादंबनी नामक पत्रिका में संपादित होने लगती है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद याद रखिएगा 1941 में इनका स्वर्गवास होता है। हमने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया। अब चलो कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, उसको आप लोग यहां कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, हाँ पीछे दिख रहा है लेकिन फिर भी लिखिएगा। रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष मैं पूछ रहा हूं मेरे साथी, किस वर्ष? ठीक है, 1884। हर्ष जी, तान्या जी बिल्कुल एकदम, अंकुश जी बिल्कुल एकदम 1884। भाई मजे की बात बताऊं, भगवान जाने जब भी पहली क्लास जाती है आपकी कुछ ना कुछ होता है। भी छाला बहुत तेज पड़ा है तो बीच में अगर मैं तुतलाऊं ना तो गलत मत लेना उसको। ठीक है, अच्छा ये बताओ कब हुआ? तो आपको पता चल गया 1884 में। कहां पर हुआ? रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहां पर हुआ? बिल्कुल एकदम बस्ती। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ पिताजी का क्या नाम था? रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का क्या नाम था? क्या नाम था पिताजी का? फादर का, हाँ फादर नेम चंद्रवली शुक्ल। बहुत बड़े। देखो जब आप पढ़ते हो ना और यहां से टीचर पूछ रहा है, उधर से आप जवाब दे रहे हो ना, ये टू वे कम्युनिकेशन ना। अब जैसे ये क्लास खत्म होगी, 5-5 जो आपके क्वेश्चन दिए हैं, ये जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, उनको करोगे लगे यार सर सब यहीं पे याद करवा दिए। ठीक है, और स्वर्गवास कब हुआ था एक बार कमेंट कर दो। स्वर्गवास कब हुआ था? पोल ले लीजिए, पोल वाला शायद अभी सिस्टम आया नहीं है, मैं ले लूंगा, देख लूंगा उसको फिलहाल। ठीक है, बिल्कुल एकदम। वाईटी पे जो भाई साहब हैं वो लोग भी कमेंट करते रहे। ठीक है, जो हमारे नन्हे मुन्ने साथी हैं वाईटी पे वो भी करते रहे। और मैं फिर से बोल रहा हूं मेरे भाई, यूट्यूब पे तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं सब कुछ सिस्टमेटिक मिले, क्योंकि पर डे 6 क्लासेस 5 क्लासेस आपको यहां से मिलेगी। ऐप पे डेली क्लासेस होंगी, डेली हर टीचर अपना बेस्ट देगा और ऐप में बहुत सारे फीचर हैं जो अभी आपको धीरे धीरे दिख जाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कृतियां। अब बोलोगे रे गुरु इतना ढेर क्यों लिख रहे हो? याद रखना जीवन परिचय में आपसे रचनाएं भी पूछता है। कितनी रचनाएं लिखनी होती हैं? आपसे बोलेगा कोई एक लिखो, लेकिन आप 2-3 याद करो। तो सर 2-3 तो ठीक है, इतनी ढेर सारी क्यों लिखे हैं? आप सभी को पता है आपका गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के इतिहास में एमसीक्यू आते हैं, जहां पर मेरे साथी जो आपके कवि हैं, आपकी किताब के कवि हो चाहे आपके किताब के लेखक हो, उनकी रचनाएं पूछता है। अब देखो जितनी रचनाओं को मैंने पीले कलर से लिखा है, सब ना जाने कितनी बार पेपर में आया है।
और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं मेरे भाई। मैं अगर बोला हूं कि 70 में 70 एक एक चीजें नहीं छोड़ूंगा तो एक एक चीजें नहीं छोड़ूंगा। और शायद ही पूरे आपको कहीं भी पढ़ने जाओगे तो आपको 15 से 20 दिन गद्य पद इतिहास कोई पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको रटवाता नहीं हूं, मैं सब ट्रिक से पूरा बताऊंगा ताकि जब एग्जाम देने जाओ तो वहां पे बर्डन यहां पे ना हो। ठीक है, चलो आगे आते हैं। देखो सबसे पहले याद रखना, अगर निबंध की बात करें तो एक इनका निबंध है चिंतामणि और एक है विचार विधि। मैंने कैसे याद कराया था, कैसे याद करना है आपको कि जो हमारी चिंता है, हमारी जो चिंताएं हैं उसको कौन हरेगा, हमारी चिंताओं को कौन हरेगा? तो बोलोगे राम जी हरेंगे, तो रामचंद्र शुक्ल। क्या मेरे भाई? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। मेरे साथ दोहराओ 2 बार, जो मैं बोलूं उसको दोहराते रहो। हमारी चिंताओं को कौन हरेगा? रामचंद्र शुक्ल हरेगा। दूसरा क्या मेरे भाई, एक और याद कर लेना, क्या मेरे भाई? आचार, आचार और विचार। क्या? आचार और विचार। आचार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विचार से आपका विचार विधि। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब ऐसे ही याद हो जाएगा भैया। ऐसे ही आप लोगों ने मुझे टैग नहीं, 10th वाले से पूछना, सब बोलते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है बिल्कुल एकदम। कन्हैया जी, अनुराग जी, समझ में आ रहा है तो एक बार सब लोग लाल दिल, जो भी ऐप वाले और यूट्यूब वाले दोनों भाई साहब, लाल वाला दिल भेजो जल्दी से। अगला देखो, यहां पे लिखा है रस मीमांसा, ये आलोचना है। अच्छा आपको पता है रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े आलोचक थे, और आलोचक के साथ साथ इनके नाम पे एक पूरा युग है। एक युग है मेरे साथी, वो देख लो कौन सा युग है। एक युग है, वो है मेरे भाई आपका शुक्ल युग। क्या है? आपका शुक्ल युग। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में है। शुक्ल युग की समयावधि आपसे पूछता है, मत घबराओ, नहीं रटना है, सिर्फ क्लास देखना है। देखो यहां पे सा से होता है शुक्ल, और इंग्लिश में ए, जैसे एबीसीडी में जाओगे ना, ए बी सी डी, जैसे ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, यहां पे सा से इंग्लिश में जाओगे तो एस लिखते हैं, जैसे शशांक तो एस लिखते हो ना, एस से, तो एस इंग्लिश में होता है 19वें नंबर पे। और शुक्ल युग का जो समय अवधि होती है वो 1919 से 1938 होती है। रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े, याद रखना क्या थे, आपके आलोचक थे। ठीक है, याद रखना, निबंधकार तो थे लेकिन अगर पेपर में आए तो बोलना क्या थे, आलोचक थे। और ऐसे ही हम लोग पढ़ते जाएंगे, यहां का जोर नहीं देना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब देखो यहां पे रस मीमांस है, तो इसके नाम में ही है। देखो इसके नाम में कैसे है, देखो रा से क्या होता है, रामचंद्र शुक्ल, और सा देखो रस, रा से रामचंद्र और सा से क्या हो जाएगा आपका शुक्ल, तो रस मीमांस क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? डाउट देखो, जो भी डाउट होगा मेरे भाई, आप लोग यूट्यूब वाले हो तो उस पर क्लास के बाद कमेंट कर देना। हाँ लेकिन क्लास के बीच जो डाउट है, ऐप वाले हो तो सामने से पूछ लो, वहां से दिख जाएगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों? बुक कौन सी लेनी है उसमें मैं भी आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बुक कौन सी लेनी है, हिंदी की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आगे क्या करना है, तो उसके लिए मत परेशान हो आप लोग। देखो इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने एक इतिहास लिखा था, कौन सा था, हिंदी साहित्य का इतिहास। और पढ़ने के लिए बिल्कुल मत परेशान हो भाई, तुम विद्या कुल पर हो, विद्या कुल से पढ़ रहे हो भाई, अपने गुलशन भैया से पढ़ रहे हो, तो क्यों परेशान हो रहे हो। अगला मेरे भाई, एक काव्य रचना बहुत पूछता है इनकी, 11 वर्ष का समय। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जो चीजें यहां पढ़ाई जा रही कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। और जो बैच की कॉस्ट है, मैं फिर से आपको 2 ही चीज बोला था भाई, इतनी कम कॉस्ट है ना, मतलब पर डे आप 7 से 8 रुपए सिर्फ खर्चा करना है आप लोगों को। और बैच में हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फीचर हैं जो आपको यहीं पे मिलेंगे और क्लास के बाद आपको दिख जाएंगे। ठीक है, रचनाओं में याद रखना सिर्फ आपको 2 लिखनी होती हैं, बोलता एक है लेकिन आप 2 लिखना। जैसे मान लो आपने निबंध लिख दिया चिंतामणि, उसके बाद आलोचना में लिख दीजिए रस मीमांस, बस बस। अब बोलोगे तो गुरु इतना ढेर क्यों कराए हैं? इतना ढेर इसलिए क्योंकि गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के प्रश्न डायरेक्ट यहां से पूछ लेते हैं।
और आपको पता है आपके गुलशन भैया कुछ भी आपके लिए नहीं छोड़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अगला एक और हेडिंग आती है साहित्यिक परिचय। इसमें आपको हेडिंग देखो, जीवन परिचय में इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। पहले बच्चों के 4-4 नंबर से ज्यादा नहीं आते थे, लेकिन ये जब मैं तरीका उनको बताया ना, जब वो ये सब लिखना स्टार्ट किए, उनको 5 में से 5 भी मिलने लगा। इस बार भी बहुत सारे बच्चों को मिलेगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है साहित्यिक परिचय में, या तो आप लिख दीजिएगा हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक आलोचक हैं, बस बहुत है। अगर एक लाइन और याद हो जाती है तो याद रखिएगा इन्होंने क्या किया था, शुक्ल जी ने संपूर्ण जीवन साहित्य के प्रति समर्पित किया। अब जितने भी आपके लेखक आए सब में ये लाइन आप चिपका सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब साहित्यिक परिचय में मेरे भाई याद रखना, ठीक है, साहित्यिक परिचय नहीं, यहां पे आपका भाषा हो जानी चाहिए। ठीक है, यहां पे भाषा होगी, सेम हेडिंग कॉपी होगी। तो भाषा कैसी है, व्यवहारिक भाषा है। यहां पे जैसे आपका लिखा है साहित्यिक परिचय भाषा शैली हिंदी साहित्य में स्थान, तो आप साहित्यिक परिचय में यहां पे जो आपका हिंदी साहित्य में स्थान है ये भाषा और शैली, सिर्फ ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, शैली कौन सी है, विवेचनात्मक, और हिंदी साहित्य में स्थान फिर आप वही लिख सकते हैं। शुक्ल जी को क्यों जाना जाता था, क्योंकि ये बहुत बड़े आलोचक थे। इनके नाम पे ही एक युग रखा गया है जिसका नाम है शुक्ल युग, बस बात खत्म। ठीक है, और इतना ज्यादा इसलिए करवाया जाता है ताकि आपको कम से कम थोड़ा भी अगर याद रहे तो आप कर सको। 1884 में बस्ती जिले के अगोना में हुआ जन्म, पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था, मृत्यु आपने अभी यहां पे देख ली। ठीक है मेरे भाई, अब स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं आपकी पाठ व्याख्या। हाँ, पाठ व्याख्या और अंत में आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही कि नहीं मेरे भाई, समझ में आ रही है कि नहीं? चलो अच्छा, पोल के लिए तुम लोग पूछ रहे थे ना, चलो मैं पोल के लिए बता दे रहा हूं। ठीक है, चलो मैं पोल दे रहा हूं, पहले बताओ। जीवन परिचय यहां से खत्म, ठीक है, जीवन परिचय यहां से खत्म। पोल पोल, ठीक है मेरे भाई। चलो, झूठ मत बोलना, ठीक है भाई। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, फिर भी हमें जाना है। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, ये व्याख्या है। और याद रखना कौन सी आपको बुक लेनी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, भैया है साथ, तो डरने की क्या है बात। ठीक है मेरे भाई, आजा भैया, पोल भाई साहब खुल जाएं, खुलते हैं, थोड़ा सा समय लगता है, डाटा वाला थोड़ा सा इशू है। चलो फिलहाल देखो, ये इस तरह से आपके पेपर में भी आता है, ये आपका 6 नंबर का होता है। और याद रखना मैं किताबों में जब आपको करवाऊंगा ना मेरे साथी, जब हम किताबों के करेंगे, हम हर एक उस गद्यांश पद्यांश को देखेंगे जो आपके पेपर में, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम का हो, कुछ नहीं छोड़ेंगे। 6 नंबर का आता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का। फिर आता है रेखांकित अंश। देखो अब बोलोगे गुरु रेखांकित अंश क्या होता है, तो रेखांकित अंश याद रखना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जिसके नीचे रेखा है, सिर्फ सिर्फ जिसके नीचे रेखा है, सिर्फ उसकी आपको व्याख्या करनी होती है। लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा पेपर में। जैसे मान लो इसमें यहां पे देखो, यहां रेखांकित नहीं है, तो इसकी व्याख्या आपको नहीं करनी है, जहां रेखांकित है सिर्फ उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ। अब संदर्भ में क्या क्या लिखा जाता है, संदर्भ में लिखा जाता है कि किस पाठ का है, संदर्भ में लिखा जाता है कि इसके लेखक कौन है। तो देखो सबसे आसान है, मैंने आपको ट्रिक बताई कि कैसे पहचानोगे किस पाठ का और कौन सा इसका लेखक है। तो पहले लेखक पहचान लो, मित्रता अच्छी है, बुरी है, खराब है, सही है या नहीं है, कौन हमें बताएगा, आचार्य बताते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताएंगे। मित्रता पाठ में अगर आएंगे ना मेरे साथी, इसमें पूरे में आपको मित्र के क्वालिटी, मित्र के गुण के बारे में बताया जाएगा कि हमारा अच्छा मित्र ऐसा होता है, सच्चा मित्र ऐसा होता है, मित्र की ये क्वालिटी होती है, कुसंगति नहीं होनी चाहिए, मित्र वैद्य के समान है। और सबसे आसान है ना, जैसे आप इसको पढ़ोगे ना, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ पे या तो ज्ञान दी जा रहा है या मित्र के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, कौन भैया,
नंबर वंबर मत एक्सचेंज करो भाई साहब, फिर बाद में बोलोगे कि मेरे पास बहुत ढेर सारा फोन आ रहा है। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। ये आप लोगों की बात कर रहे हैं। अभी आप 9th में थे, अब आप 10th में जा रहे हैं। नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपका चित्त एकदम कोमल है। मतलब ये तो और छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं। अब क्या होता है, जैसे अब सिंपल से सोचो, सबसे पहले हमारा परिवार होता है, परिवार के बाद फिर हम धीरे धीरे समाज में जाते हैं। अब समाज में क्या होता है, अब डायरेक्ट तो आपको भेज नहीं दिया जाता दूसरे के यहां। समाज में निकलने के लिए सबसे पहले आप अपने क्या होगे, आप अपने आस पड़ोस से मिलने के लिए, मतलब घर वाले मिलवाते हैं, वहां के लिए आप निकलते हो। और जब आप देखो, जब आप पेरेंट्स के साथ निकलते हो, माता पिता के साथ रहते हो, तो आप चाह के भी कुछ गलत नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे तुम कुछ गलत देखने की सोचे, कुछ गलत बोलने की या गलत कुछ करने की, तुरंत मम्मी उम्मी तुरंत ऐसा ना करना, उसके साथ ये ना करना, तो तुरंत आप पीछे हट जाओगे। लेकिन जैसे बाबा आप 9th-10th में हो, स्कूल जा रहे हो नहीं जा रहे हो, रास्ते में क्या कर रहे हो क्या खा रहे हो, कोई ध्यान नहीं देने वाला है, तो उस समय आपका चित्त एकदम कोमल है। कोमल है यानी इन द सेंस मेरे भाई कि आपको जो जैसा बताएगा, जो जैसा सिखाएगा उसके बारे में रहेगा। ठीक है मेरे भाई, आपको कोई किसी तरह से भी बता सकता है, किसी तरह से भी कुछ भी करा सकता है, तो वो आपको ध्यान देना है। ठीक है मेरे भाई, क्या लिखा है कि हमारे भाव अपरिमार्जित और क्या होते हैं, हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। कहने का मतलब क्या है कि हमें कोई जैसा भी सिखाए, जैसे आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में ही बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी ऐसी गालियां देते हैं, हो सकता है कि बड़े बड़े शर्मा जाएं। तो ये कैसे होता है, ये सारी चीजें मेरे दोस्त कैसे होती है, आसपास के माहौल से। जैसे बहुत बार आप देखते हैं कि बहुत सारे कुछ विदेशी हैं, बाहर के हैं, वो आते हैं रह रहे हैं, तो उनके आसपास के, जैसे अगर बिहार में रह रहे हैं तो बिहारी बोलना स्टार्ट कर देंगे। किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं तो मतलब क्या होता है कि जैसा परिवेश मिलेगा, जैसा परिवेश मिलता है वैसे परिवेश में क्या होते हैं, वो सब ढलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, और इसमें क्या लिखा है, जब हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप से चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। बिल्कुल मेरे भाई, आपकी जो एज है ना, इस समय कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने का इन द सेंस कि अगर आपको इस समय, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको धार्मिक बातें सिखाई जाएं, अच्छे अच्छे श्लोक बताए जाएं, हमारे इष्ट भगवान के बारे में, जो अल्लाह है उनके बारे में, या जिसको आपके परिवार में मानते उनके बारे में बताया जाए, अच्छी अच्छी चीजें सिखाया जाए, तो बच्चा भी अच्छी अच्छी चीजें सीखेगा और सबके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन अब उसको पिक्चरें दिखाई जा रही हैं, सबसे मार धाड़ वाली पिक्चरें दिखाई जा रही हैं कि बूढ़े हो गए तो मम्मी पापा को बाहर छोड़ के आओ, उसको पिक्चरें दिखाई जा रही हैं कि आपस में भाई भाई जमीन के लिए, पैसे के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो बड़ा हो कि वो क्या करेगा, वो भी तो यही देखेगा ना। और सबसे बड़ा जो समाज को खराब करने का जो कारण है ना, वो हमारा सिनेमा ही है। तो वही सारी चीजें हैं। तो जबकि अगर यही हम कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार में आप जाते होंगे, कुछ बच्चे आपको बहुत संस्कारी दिखेंगे, कुछ बच्चे बहुत, मतलब लगेगा यार कि क्या परवरिश हुई है इनकी, और कुछ बच्चे को देख के लगेगा अभी 2 घंटा दे सही हो जाए। तो वही है कि जैसा माहौल दिया गया है, जैसी। अब क्या सर हमें इतना ढेर सारा लिखना नहीं, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं। इसमें जब लिखते हैं मेरे भाई, याद रखना, मैंने आप जो 10th में आपके भाई बहन उनको ही बताया था, यहां पे हम 70-30 का रूल लगाते हैं। 70-30 क्या होता है, 70% मेरे साथी ये जो आपका लिखा होता है हमें इसको लिखना होता है, और ये जो 30% होता है ना मेरे साथी, 30% में हम लोग अपने शब्दों को, अपने उदाहरण देकर इसको लिखते हैं। जब हम अपने उदाहरण देकर लिखते हैं तो नो डाउट मेरे भाई आपको नंबर अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, चलो आगे क्या लिखा है कि ऐसे लोगों का साथ, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। कैसे लोगों का साथ, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यहां पे मुझे लगता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल थोड़ा सा गलत है।
मतलब इनके हिसाब से तो चीजें सही हैं, मतलब ये बोल रहे हैं जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है, मतलब जो हमसे अधिक तेज हैं, जो हमसे अधिक ज्ञानी हैं, जो हमसे अधिक जानकार हैं। अगर भैया ऐसा हुआ कि हम जो हमसे अच्छे हैं उनसे हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए, इस तरह तो कोई किसी का दोस्त ही ना बने। भाई दोस्त कैसा बनते हैं? दोस्त हम क्वालिटी देख के तो बनते हैं ना, कि यार वो ज्यादा अच्छा है, वो इस चीज में ऐसा है, उस चीज में वैसा है, तो वो हमारा मित्र बनने के लायक है। ठीक है, आगे आ जाते मेरे भाई, क्या लिखा है कि ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है जो हमारी ही बातों को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा है। देखो, एक तरफ बोलते हैं कि जो हमसे अधिक जानकार हैं, दृढ़ संकल्प के हैं, उनसे दोस्ती ना करो, और एक तरफ ऐसे बोलते हैं कि जो हमारी चापलूसी हाँ में हाँ मिलाता है। जैसे आपके आसपास भी कुछ ऐसे मित्र होंगे कि आप अगर बोल दो आज मैंने सुबह सुबह हाथी को उड़ते देखा, तो दूसरा वाला बोलेगा हाँ भाई, मेरे घर के बगल वाले गार्डन में आके वो रुका हुआ था और वहां पे गन्ना वो खा रहा था। मतलब अध्याय ऐसे ऐसे मित्र होते हैं। या आप बोल दो कि भाई मैं बिना पढ़े एग्जाम में 70 में 70 लाऊंगा, दूसरा बोले हाँ भाई तू कर सकता है, भाई तू कर सकता है। ऐसे मित्रों से दूर रहो। मित्र ऐसे होने चाहिए, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कोई समस्या आ रही है तो वो आपकी मदद करें, और यही भाई मेरे यही सबसे बेस्ट मित्रता है। मान लो आपके पास पेन नहीं है, तो उसके पास पेन हो तो वो दे दे, ले भाई मेरे पास 2 है, ले लो तुम। ये ना बोले पता लगा बैग में रखे हो 10 ठो और बोले मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, हद है यार। ठीक है, ये आपकी मेरे भाई व्याख्या थी। इसके बाद देखो संदर्भ हमने कैसे लिखना है, संदर्भ दिखा देता हूं। बाकी प्रस्तुत आपका गद्यांश है तो गद्य खंड, पद्यांश है तो पद्य खंड, संस्कृत है तो संस्कृत खंड के किस पाठ से लिया गया है और लेखक या कवि कौन है, बस बात खत्म। यहां पे मैं आपको छोटा सा यहां पे दिखा दे रहा हूं क्या, कि प्रस्तुत जो आपका गद्यांश है हमारी पाठ पुस्तक गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। 2 नंबर सिर्फ इतने का आपका मिलता है। इसके बाद मेरे भाई क्या होता है, इसके बाद व्याख्या, जो मैंने अभी आपको बताया यही व्याख्या। अब इसमें से देखो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको दे दिए हैं। अब आप जब लिख रहे हो, आपके दिमाग में जितना जो भी आए आप लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ब्लर दिख रहा भाई, ब्लर दिख रहा है? नहीं यार ब्लर नहीं, इधर तो साफ साफ दिख रहा है मेरे को। अब देखो तीसरा जो प्रश्न होता है, याद रखना क्या लिखा है, लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति नहीं रहना चाहिए, या किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो जो ये तीसरा वाला प्रश्न है ना, पहले तो आपको इसी में से इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर ना मिले आंसर ना, तो आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। जैसे यहां पे देखो क्या बताया गया था, हमें ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। मतलब कि अगर हम बोल दे हाथी उड़ रहा था तो वो भी बोल दे कि हाथी उड़ रहा था, तो ऐसे लोगों को हमें साथ नहीं रखना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये आपकी व्याख्या है। बाकी और याद रखना, ये इसमें की जो व्याख्या और जो मैं बता रहा हूं उसमें आपको काफी डिफरेंस दिखेगा। बोलोगे ऐसा क्यों गुरु? क्योंकि मैं आपको माइंड में पॉइंट दे रहा हूं, यहां पे आपको एक आध पॉइंट उसमें से रहेगा, लेकिन मैं आपको 5 से 6 पॉइंट दे रहा हूं ताकि आपके माइंड में आइडिया रहे कि यार हम वहां पे ये बातें लिख सकते हैं, वहां पे हम ये कर सकते हैं। और जब याद रखना, अगर आपको 1 लाइन का आंसर लिखना है, आपके मन में 10 लाइन पहले से घूम रही है, तो आप कोई भी 1 लाइन उठा के लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई। अगला मेरे भाई, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है कि, और याद रखना हम ऐसा नहीं कि किताब पढ़ाएंगे तो आपको एक ही दिन में खत्म करें, नहीं, एक दिन में जितना आप लोगों के लिए जरूरी है, जितना समझा सकते, जितना प्रैक्टिस करवाएंगे वो चीजें रहेंगी। ठीक है, क्वालिटी सही नहीं है मेरे भाई, अब यहां पे तो यार हम लोग को दिख रही है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, चलो आगे आते हैं। देखो भैया अगला पूछ लिया, कोई परेशानी हो रही तो बता देना। क्या लिखा है कि हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी से देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। बिल्कुल वर्तमान में ही होता है ना।
अब आप 10th में जाओगे, वैसे 10th में तो बच्चे नहीं बदलेंगे, लेकिन 9th में जब आप गए होगे, सोचो मित्र आप किससे बने होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास में सबसे बहुत हंसमुख के बात करते होंगे, तो तुरंत आपको लगता हो भाई ये लड़का सही है। कुछ बच्चे होंगे मतलब कोई टीचर कुछ भी सवाल पूछे खट्टा से, हाँ मैडम मैं बता रहा हूं, अरे मैडम मैं बता रहा हूं, तो वैसे उधर से बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे। कुछ बच्चे क्या होता है एक दूसरे के मतलब होता है ना, कुछ हंसमुख होते हैं तो हर का मजाक उड़ाते रहते हैं, तो कुछ बच्चे वहां से अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चे बढ़िया से क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे तो कुछ बच्चे वहां से अट्रैक्ट हो जाएंगे। यही 4-5 चीजें तो होती है ना। हाँ वो अलग बात है, लड़कियों की तरफ ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन बाकी अगर लड़का कोई है किसी से दोस्ती करनी है तो 4-5 क्वालिटी यही तो दिखेगा ना। हाँ आप लोग के समय में कोई अभी बोलेगा कि सर गाड़ी देख के, तो भैया कार और से 9-10 में कोई बच्चा नहीं आता है। हाँ और आएगा भी तो यूपी बोर्ड में नहीं आएगा, यूपी बोर्ड में आने में अभी समय लगेगा। जब आप लोग बड़े हो जाओगे, अच्छी अच्छी जॉब करोगे, बढ़िया से गाड़ी खरीदोगे, फिर आपका बच्चा जब आप लोग यूपी बोर्ड में भेजोगे। हाँ अभी मैं बोल दिया तो अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे सर हम अपने बच्चों को यूपी बोर्ड में थोड़ी ना बोलेंगे भेजेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है मेरे, भेजना जरूर। क्या लिखा है मेरे भाई, हम लोग यहाँ नहीं